शिवानी भैया जी की तरफ देख रही थी। वो बस मुस्कुरा रहे थे। बोलिए ना, पत्ती सी काहे दिखा रहे हैं? बताइए, जब हमारा केस अभी पेंडिंग है, हर तारीख पर हाजिरी देनी है, बिहार छोड़ के जाना मना है, तो हम कैसे घूमने जाएंगे? वो सब चिंता तुम हम पर छोड़ दो। देखो, अदालत की तारीख तो अब 1 महीने बाद की है, और रही बात हर सप्ताह पुलिस थाना में दस्तखत करने की, तो वो हम किसी और से करा लेंगे। दरोगा सेट है, चिंता ना करो। ओह, सही है। तो हम कहाँ जाएंगे? भैया जी ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला। वो पर्चा मनाली टूर्स एंड ट्रैवल्स बुकिंग का था। मनाली? यहाँ क्यों? हम पता किए हैं, अपनी मीरा बिटिया वापस अपने पिताजी के पास आ गई है। मनाली के आसपास ही कहीं रहती है। तुम जब तक पहुंचोगी तब तक हम उनके घर खबर पहुंचा देंगे। 1 मिनट, आपको कैसे पता कि मीरा वहाँ है? ये मुस्कान, तुम्हारी सहेली, इसका नाम लेडी नारद होना चाहिए था। ये भटकते भटकते कहीं भी पहुंच जाती है। जब तुम जेल में थी और रुचि चली गई, तब हमें लगा कि तुम्हारे साथ साथ मेरा बिटिया को भी खबर करना चाहिए। आखिर मेरा भी तो उससे बहुत प्रेम करती थी। तब हम इसको बतियाए, तुम्हारी मुस्कान को, कि ऐसा मेरा करके लड़की थी। आपने ऐसे कहा और ये खोज लाई? सच्ची? ऐसे ही तो नहीं खोज लाई, तुम पूछना बाकी डिटेल, कहाँ पता किया और का किया। हमें तो बस इतना बताए कि वो हिमाचल में है, मनाली के पास कोई गांव है, उसमें पहुंच गई है। तो सोचिए, तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। अब उसको तो तुम्हारे पास बुला नहीं सकते। अरे हाँ, वो तो प्रेग्नेंट है, ये अच्छा रहेगा। शिवानी फिर से भैया जी के गले लग गई। हमें माफ कर दीजिए भैया जी, हम आपसे बहुत बदतमीजी से पेश आए। जाओ, कर दिए माफ। तभी तो तुम्हारे आने जाने का खर्चा उठा रहे हैं। जाओ, चाहो तो मुस्कान को भी साथ ले जाओ। मुस्कान को? गायत्री को नहीं? वो भी हमसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, पापिन तो वो है ही। तुम कोई गलत नहीं की उसे सुना के, इसी के लायक है वो। लेकिन कहा है कि उसको बदला लेना है, रिवेंज। साजिद के भाई को ढूंढना चाहती है, इसीलिए वो तो तुम्हारे साथ जाने से रही। मुस्कान को चाहो तो। नहीं भैया जी, आप सही कहते हैं, अकेले चलना ही सही है। हम अपने भरोसे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 15-16 दिन में लौट आएं। उदास निराश शिवानी के अंदर फिर से जान फूंक के भैया जी उसे वापस अंदर ले आए। शिवानी तुरंत सबके लिए नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। मनाली की बर्फीली वादियों के बारे में सोचकर ही उन्हें सिहरन होने लगी। इधर अंकिता और गौरव सुबह 9 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है यार। अभी से ठंड लगने लगी? तुझे तो उसकी कब्र पर बैठकर तांत्रिक के साथ झिंगा लाला करना था ना। ओहो, कितनी बार बताऊं कि झिंगा लाला हूँ, तांत्रिक नहीं। आदिवासी करते हैं, तांत्रिक ओम भट्ट स्वाहा करते हैं, समझी? हाँ हाँ पता है, जब तू ऐसे करेक्ट करता है ना तो बिल्कुल मन्नू जैसा साउंड करता है। ओहो, देखिए अभी तो बस साउंड ही मन्नू जैसा लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मैं मन्नू जैसा ही दिखाई देने लग जाऊं, फिर तो बस। शट अप, सुबह से बहुत फ्लर्ट कर रहा है तू। छोटा है ना मुझसे, छोटा बन के रह। गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करने लगा। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं। दांत मत दिखा, बोल जल्दी। अरे नहीं, रहने दो। अगर मैं बोला ना तो आप फिर से कहोगे कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। अरे अच्छा, नहीं कहूंगी, बोल जल्दी। आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? कि छोटा हूँ मैं? तो क्या छोटा ही है? अरे तो बड़ा कर दो ना। अंकिता ने मुस्कुराते हुए गौरव की जैकेट पर एक थप्पड़ मारा और दोनों बाहर निकलकर टैक्सी ढूंढने लगे। अच्छा एक बात बताओ, हम स्टे कहाँ करेंगे? तू बता, तुझे 10,000 चाहिए थे ना, जा दिए। अब बता कहाँ रुकेंगे इस बजट में? ओ हेलो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं अकेला होता तो यहाँ वहाँ कहीं भी बस के नीचे या बेंच के ऊपर सो जाता, लेकिन एक जवान लड़की को लेकर ऐसे थोड़ी रुकूंगा। वाह बेटा, मैं अंकिता मैडम से जवान लड़की हो गई। हाँ? अरे नहीं, लड़की तो आप हमेशा से ही थे। जवानी आज सुबह पता चली जब आप नहा के बाहर निकले थे। गौरव, मैं ना तुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारूंगी। मैं तुझे बच्चा समझ रही हूँ और तू मुझे से फ्लर्ट कर रहा है?
अरे नहीं मैम, बच्चे बड़े भी होते हैं। आफ्टर ऑल दिल तो मेरा भी धड़कता है ना। शट अप, उसे दिल नहीं कहते। चल किसी लोकल कैफे चलते हैं। हाँ? टैक्सी में घुसते ही गौरव किसी पालतू कुत्ते की तरह कभी लेफ्ट तो कभी राइट देखने लगा। उसे कश्मीरी घर बहुत अनोखे आर्किटेक्चर लग रहे थे। वो हर दुकान वाले को घरों को बड़े ध्यान से देख रहा था। आसपास सड़क किनारे ढेर सारी बर्फ भी दिख रही थी। गौरव से रहा नहीं गया। उसने टैक्सी वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ बर्फ पड़ी थी क्या रात में? टैक्सी वाले ने रेयर व्यू मिरर से गौरव को घूरा और वापस ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। गौरव के अंदर का बच्चा बाहर निकल आया। अंकिता आप बताओ ना, यहाँ स्नोफॉल हुआ होगा क्या रात में? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्नोफॉल का यहाँ क्या काम? है? तो ये रोड साइड में बर्फ कहाँ से आई? फ्रिज से। क्या? फ्रिज से? मतलब कि यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है ना, तो लोगों के फ्रिज में बर्फ जम जाती है। वही आइस ये लोग निकाल करके सड़क पर फेंक देते हैं। गौरव कुछ सेकंड्स तक अंकिता का मुंह देखता रहा। फिर उसने देखा कि ड्राइवर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है। ये सही है, बच्चा पहली बार ऐसी जगह आया है तो आप लोग मेरा मजाक बना लो। ओ बेबी, तू कभी पहाड़ों में नहीं आया? हाँ, आया था एक बार, लेकिन तब बर्फ नहीं थी। कब आया तू? बचपन में? अरे नहीं, बारिश में आया था। और तब एक लड़की को सेफली घर छोड़ने के लिए मनु सर ना उसको हिमाचल ले गए थे। और बाद में उसी लड़की के पापा ने मनु सर को जबरदस्ती उस लड़की का हस्बैंड बना दिया था। बहुत मजा आया था हमें उस ट्रिप पे। गौरव की इस बात से अंकिता को भी कुछ याद आया। ओह, अब समझी। वो आदमी मिला था मुझसे, संतोष नाम है ना उसका? हाँ, मेरे भाभी के पापा हैं वो। वैसे वो बहुत सही आदमी है, लेकिन उनका बेटा और वो उनके घर के गुरुजी बापूश्री एक नंबर के फ्रॉड और हरामी आइटम है। उन्होंने ही संतोष अंकल के पेट में चाबी घुमाई होगी कि अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे ही अजनबी लड़के से करा दो। ओह, उसने मनाली में हमें धमकी दी थी। टैक्सी हैदरपुरा से होते हुए बटमालू के रास्ते लाल चौक पहुंचकर रुक गई। अंकिता ने लाल चौक पर लगा तिरंगा झंडा देखा तो मुस्कुराने लगी। अरे वाह, मैंने भी अपना फ्लैग इंस्टाग्राम पर देखा था। वाह, रियलिटी में इतना बड़ा है। आओ ना फोटो खिंचवाते हैं। क्यों, अब भूख नहीं लगी? अरे खाना तो रोज ही खाते हैं, ऐसे लाल चौक पर फोटो खिंचवाने के मौके वंस इन ए लाइफ टाइम में ही आते हैं। आओ ना। अंकिता पैसे देकर बाहर निकली तो उसके फेस से स्माइल गायब हो गई। क्या हुआ? अच्छा भला मुंह क्यों उतार लिया? नथिंग। मुझे ना आइडिया नहीं था कि यहाँ 10-12 किलोमीटर के लिए भी टैक्सी वाले इतना चार्ज करेंगे। एनीवेज, चलो तेरी फोटोज लेती हूँ। इत्तेफाक से इधर जुबैदा भी आर्मी हॉस्पिटल कैंप में सारे पेशेंट्स की फोटोज ले रही थी। उसे हर वीक सबकी फोटो लेने का ऑर्डर मिला था। डॉक्टर मोइन बस 10 मिनट पहले मनु को देखकर गए थे। उन्होंने मनु से बहुत सवाल पूछे, पर मनु ने एक भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मनु अब बेड पर पड़े पड़े इरिटेट होने लगा था। जुबैदा जब उसके टेंट में आई तो उसे मनु सिगार सूंघता हुआ मिला। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अंदर रखिए इसको, किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी नौकरी सिगार पे डिपेंड करती है? नहीं ना, वो बात नहीं है। आप इसको अंदर रखिए और स्माइल कीजिए, आपकी फोटो लेनी है। मन्नू ने ना सिगार अंदर रखा और ना ही उसके फेस पर स्माइल आई। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो आप? जिंदगी में जब अकेले रह जाओ ना जुबी, तो गुस्सा नहीं आता, तरस आता है, वो भी खुद पे। जुबैदा मोबाइल छोड़कर तुरंत मन्नू के पास आई। आप ऐसा क्यों कहते हो? मैं हूँ ना आपके साथ। फिर मेजर साहब है, डॉक्टर साहब भी आपका बहुत ध्यान रखेंगे, मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा ध्यान रखने वाला नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको, कहिए ना। यहाँ से आजादी, इस बिस्तर से, इस टेंट से। और मुझसे? नहीं, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि तुम्हारा तो एहसानमंद हूँ मैं। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी ना बचता। ओहो, ऐसे मत कहिए, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। मन्नू ने बड़े प्यार से जुबैदा के बालों में हाथ फेरा और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर कहा, तुम उससे बढ़कर हो जुबी। तुम्हारे हाथ लगाने से ही ऐसा लगता है कि आधी बीमारी ठीक हो गई। जुबैदा शर्माने लगी। आप ऐसे मत कहो, मैं तो कुछ भी नहीं। अच्छा सुनो, एक तस्वीर खिंचवा लो ना प्लीज, वरना मेजर साहब गुस्सा करेंगे। ठीक है,
तस्वीर तो खिंचवा लूंगा, लेकिन लेकिन क्या? जैसे तुम कल मेरे पास आई रात को, क्या वैसे ही आज भी आ सकोगी? कोशिश करूंगी, वायदा नहीं कर सकती। मनु ने बिना कुछ बोले सर हिला दिया। वो अब कैसे भी करके यहां से निकलना चाहता था। मेजर राजदीप भी यही चाहता था कि मनु जल्द से जल्द उसके काम आने लायक हो जाए, लेकिन जुबैदा चाहती थी कि मनु हमेशा यहीं रहे, कभी उससे दूर ना हो। रात के 1 बज रहे थे। मनु के अलावा सब सो चुके थे। बस मनु की आंखों में नींद नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि जुबैदा उसके पास जरूर आएगी। मनु के पास टाइम देखने का कोई तरीका नहीं था, पर उसका अंदाजा था कि जुबैदा 1:30 बजे उसके टेंट के अंदर आई। आज भी उसके हाथ में वही काली वाली टॉर्च थी। जुबी, तुम हो ना? जुबैदा ने जवाब देने के बजाय सीधा उसका हाथ पकड़ लिया और अपने गालों पर रख दिया। मनु का गर्म गर्म हाथ उसे अच्छा लग रहा था। वहीं मनु को ऐसा लग रहा था कि वो सीधे फ्रिज से निकल कर आई थी। मनु ने उसके बाल पकड़ लिए और अपनी तरफ खींचा। जुबैदा की सांसें तेज चल रही थी।